नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और कमाई आपकी बढ़े, आमदनी आपकी बढ़े, ये शुभकामनाएं न्यूज़ 24 आपको देता है। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और आज 2021 के अंतिम दिन सबसे बड़ा सवाल, इस साल का आखिरी जो एपिसोड है, हम बात करने वाले हैं देश के किसान की। इस साल की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा मुद्दा, अगर कोई एक रहा, कोरोना काल में हम जीते रहे, लेकिन एक मुद्दे की गूंज पूरे देश में लगातार सुनाई देती रही, वो है किसान। हमारा अन्नदाता। देश की 2/3 जनसंख्या किसी ना किसी तरीके से किसानी से जुड़ी हुई है। एक साल, बल्कि मैं कहूं 1 साल 15 दिन किसान आंदोलन भी चला। तीनों कानून निरस्त किए जाएं, रद्द किए जाएं और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाया जाए, ये मांगे थी। सरकार को मानना पड़ा, सरकार को झुकना पड़ा। तीनों कानून रद्द कर दिए गए और एमएसपी को, न्यूनतम समर्थन मूल्य को और प्रभावी बनाने के लिए एक कमेटी के गठन का ऐलान भी कर दिया गया। आंदोलन वापसी हुई, किसान अब अपने घरों में हैं। लेकिन सवाल यह कि देश का अन्नदाता क्या आने वाले साल में, साल 2022 में खुशहाल होगा? उसकी आमदनी बढ़ेगी? हमने दुआ की कि आपकी आमदनी बढ़े, किसान की भी आमदनी बढ़ेगी। आज की तारीख में किसान प्रतिदिन 27 रुपए कमाता है। 27 रुपए। 86% किसान इस देश में 2 एकड़ से ज्यादा का रकबा उनके पास नहीं है। और दरअसल 81-82% के पास तो 1 एकड़ से भी कम जमीन है। 74,171 रुपए का कर्ज है किसानों पर। और न्यूनतम समर्थन मूल्य ना मिलने की वजह से 15 साल में 45 लाख करोड़ का नुकसान किसानों को हो चुका है। कहने को 23 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है, लेकिन धान, गेहूं और 2 और फसलों को छोड़ दें तो 19 फसलों पर जो खरीदी होती है वो 10% से कम, और इनमें से भी ज्यादातर में जो खरीदी है वो 5% से भी कम है जो एमएसपी पर खरीदी होती है। और एमएसपी भी ताल तो ठोकी जाती है कि स्वामीनाथन आयोग लागू कर दिया गया, C2+50 दिया जा रहा है, लेकिन C2+50 नहीं दिया जा रहा है। यह बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने ही हलफनामा दाखिल किया था फरवरी 2015 में। तो 100 बात की एक बात, 2022 में किसान की आय दोगुनी करने का भी लक्ष्य है। और किसान आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लाल किले की प्राचीर से इस बार, जब हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे थे, एक सपना देखा, एक लक्ष्य तय किया। छोटा किसान बने देश की शान। और छोटा किसान जब देश की शान बनेगा तभी देश विश्व गुरु बनेगा। 1996 से 2016 तक 4 लाख से ज्यादा किसान खुदकुशी कर चुके हैं, आत्महत्या कर चुके हैं। उसके बाद आंकड़े जुटाने बंद कर दिए सरकार ने, और यह सरकारी आंकड़ा है, एनसीआरबी का, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा है। सूदखोरों, कर्जदारों के चंगुल में फंसा रहता है किसान, क्योंकि मेहनत की माकूल कीमत नहीं मिलती। तो 2022 एक सुनहरी, एक उजली सुबह शहर लेकर आएगा किसानों के लिए। और किसान अब घर वापसी कर गए हैं तो कुछ और दिक्कतें भी पेश आने लगी हैं। सरकार ने जब एमएसपी को प्रभावी बनाने के लिए कमेटी बनाने का ऐलान किया कि कमेटी का गठन किया जाएगा, तो संयुक्त किसान मोर्चा ने 5 अपने नुमाइंदे, अपने 5 प्रतिनिधि, इन्हें संयुक्त किसान मोर्चा पंच परमेश्वर कह रहा था, इनके नामों की घोषणा की कि सारी बातें जो सरकार से करनी है
वो ये किसान नेता करेंगे। इनमें बलबीर सिंह राजेवाल, गुरनाम सिंह चडूनी, अशोक धवले, शिव कुमार कक्का जी और युद्धवीर सिंह थे। अब इनमें से गुरनाम सिंह चडूनी ने अपना एक राजनीतिक दल बना दिया है, पंजाब में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उसके बाद गुरनाम सिंह चडूनी के राजनीतिक मंसूबों पर सवाल उठाने वाले बलबीर सिंह राजेवाल ने एक संयुक्त समाज मोर्चा का गठन कर लिया और ताल ठोक रहे हैं कि 117 की 117 सीटों पर पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। किसान आंदोलन पर लगातार यह आरोप लगे कि यह राजनीति से प्रेरित है। विपक्ष किसानों के कांधे का इस्तेमाल कर रहा है। अब 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा इस बाबत एक बैठक करने वाला है कि जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो जो एक नैतिक दबाव था, एक मॉरल प्रेशर था इस आंदोलन का सरकार पर, क्या अब वो थोड़ा छिन्न भिन्न होता जा रहा है? अब बलबीर सिंह राजेवाल और गुरनाम सिंह चडूनी को संयुक्त किसान मोर्चा से अलग थलग कर दिया जाएगा क्या? क्या अलग अलग गुटों में जो ये संगठन, जो ये मोर्चा एकजुट रहा, एका दिखाई 1 साल 15 दिन तक, अब वो एका में दरार आ गई है क्या? कि पंजाब के गुट जी चलिए तीनों कानून वापस हो गए, हमें तो एमएसपी मिल जाती है, हम ज्यादातर धान और गेहूं ही उगाते हैं, तो हमारा काम निकल गया। तो अब उनकी दिलचस्पी नहीं। हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान ही अब लड़ाई लड़ेंगे क्या? क्योंकि एमएसपी प्रभावी कब बनेगी ये अभी दूर की कौड़ी है। बनेगी नहीं बनेगी, उसकी शक्लो सूरत क्या होगी, उसके लिए जो CACP है हमारा, जो तय करता है कीमतों को, लागत का आकलन करता है, उसमें तो 2 ही सदस्य हैं। आज भी 5 सदस्य होने चाहिए। 3 साल से कोई अध्यक्ष नहीं। तो इस बात पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आज का सबसे बड़ा सवाल, नए साल में किसान होगा खुशहाल? और चर्चा में आज मेरे साथ ऐसे लोग हैं जो किसानी से जुड़े हैं, किसान परिवार से आते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार RP सिंह, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, केसी त्यागी प्रधान महासचिव हैं JDU के, जो अहम घटक है मोदी सरकार की, साझा सरकार भी चला रहे हैं बिहार में और अनेकों किसान आंदोलनों में शिरकत की है। डॉक्टर अनिल घनवत, एक कमेटी बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल, 4 सदस्यीय कमेटी थी, एक सदस्य ने इस्तीफा दे दिया था कमेटी से, और इन 3 सदस्यों ने तमाम किसान संगठनों से, SKM से नहीं, बाकी लोगों से, विशेषज्ञों से बातचीत की सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, और सीलबंद लिफाफे में 19 मार्च को अपनी सिफारिशें भी दी। 6 अप्रैल को इस पर सुनवाई होने वाली थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वो सुनवाई टल गई। आज तक सुनवाई नहीं हुई और उस सीलबंद लिफाफे की सील आज तक नहीं टूटी। तो यहां पर सवाल गंभीरता का है, किसानों को लेकर सरोकारों का है। वो सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट हो, क्या वो गंभीर हैं किसानों की सूरत हाल के प्रति? एंड वन ऑफ द फॉरमोस्ट एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स इन द कंट्री, देवेंद्र शर्मा भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, और इस आंदोलन के सबसे बड़े चेहरा बनकर उभरे राकेश टिकैत भी इस चर्चा में अभी शामिल होने वाले हैं। लेकिन डॉक्टर अनिल घनवत, मैं चर्चा आपसे ही शुरुआत करता हूं। साल भर आंदोलन चला, सरकार के अपने तर्क, किसानों के अपने तर्क, वो हमारे दर्शक अब पूरे समझ गए हैं, तो मैं उनकी पृष्ठभूमि में या उनकी डिटेलिंग में नहीं जाना चाहता हूं। सवाल गंभीरता का है, सवाल सरोकार का है। किसानों की आय, उनका हाल, उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या हम गंभीर हैं? या आंदोलन टल गया, बात खत्म हो गई, अब छोड़ते हैं, अब मुद्दा निपट गया?
गंभीरता का सवाल तो सचमुच खड़ा हो गया है। अगर सरकार गंभीर होती तो ये कानून जब लाए गए तब इस पे ठीक तरह से चर्चा करके अगर ये लागू करती तो आंदोलन ही नहीं खड़ा होता। दूसरी बात है, जो आंदोलनकारी है वो भी गंभीर नहीं है, उन्हें तो बस रिपील चाहिए था। जिस व्यवस्था ने, आपने जो आंकड़ा बताया तब 4 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है, खुदकुशी की है, वही व्यवस्था आगे जारी रखनी है क्या? इस पर आंदोलनकारी भी गंभीर नहीं है, बस उनको जीतना चाहिए था। आंदोलन जीत गया, किसान हार गया। अब इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में बदलाव करके जो फसलें इससे बाहर निकाली गई थी वो फिर से एसेंशियल कमोडिटी के एक्ट के दायरे में आने की वजह से पल्सेस पे स्टॉक लिमिट लगा हुआ है, सोया मील पे स्टॉक लिमिट लगा हुआ है। यानी जो हथियार सरकार खुद होके छोड़ना चाहती थी फसलों के दाम गिराने के, वही हथियार किसानों ने फिर एक बार सरकार के हाथ में दे दिया और उसके नतीजे हम भुगत रहे हैं। अभी कपास को अच्छे दाम मिल रहे हैं, 10,000 के करीब कपास बिक रही है। अगर सरकार ने चाहा तो उसको भी एक्सपोर्ट बैन कर सकती है या उस पर भी स्टॉक लिमिट लगा सकती है, लगा के उसके दाम गिरा सकते हैं। तो इस आंदोलन से किसानों को क्या फायदा हुआ? किसानों को कुछ भी फायदा नहीं हुआ इसमें से, बल्कि जो व्यवस्था शोषणकारी व्यवस्था थी वही व्यवस्था कई साल आगे चलेगी, ऐसा उन्होंने कहा। तो मतलब ढाक के वही 3 बात हो गए अनिल घनवत। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें गंभीरता में सरकार और किसान आंदोलनकारी, उनकी गंभीरता पर आप सवाल उठा रहे हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट को भी इस चर्चा में लेकर आना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर आपकी एक 4 सदस्यीय समिति बनी जो 3 सदस्य की रह गई। 19 मार्च को, अगर मैं सही तारीख बता रहा हूं, आपने सीलबंद लिफाफे में अपनी सिफारिशें दे दी। आज तक वो सिफारिशें नहीं खुली। वही तो गंभीरता की बात वही आ जाती है। जिस शीघ्रता से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुमोटो इंटरवेंशन करके इन कानूनों को उन्होंने स्थगित कर दिया था और हमारी कमेटी गठित की गई थी और हमें अपेक्षा ये थी कि हमें 2 महीने का समय दिया था हमारा काम पूरा करने के लिए। हमने उस समय के दायरे में अपनी रिपोर्ट पेश की। लगता था कि 1 हफ्ते भर में, 1 महीने भर में ये रिपोर्ट पढ़ी जाएगी, उस पर चर्चा होगी और निर्णय लिया जाएगा। लेकिन आज तक सुप्रीम कोर्ट ने उसे क्यों दबाया रखा है, ये सवाल हमारे मन में आ रहा है। हमने जो वहां पे रिसर्च की है, हमने जो काम किया है, जो कोशिश की है ये सब ठीक करने की, वो तो ऐसे ही चलेगी। अब तो कानून ही चलेंगे तो उस रिपोर्ट भी कोई मायने रखता है कि नहीं, ये मुझे शंका है। एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी हो गई ना, व्यर्थ में वक्त जाया हुआ। हाँ बिल्कुल, वक्त जाया हुआ। हम 2-3 महीने हमारा घर बार छोड़ के, कामकाज छोड़ के वहां बैठे रहे। अशोक गुलाटी जी और पीके जोशी जी जो इंटेलेक्चुअल्स है, प्रोफेशनल्स है, वो उनका सब काम धंधा छोड़ के वहां बैठे और ये सब करने के बावजूद भी कुछ उस पर गौर नहीं किया गया। ये बड़ी दुख की बात है। सुप्रीम कोर्ट कितनी सीरियस है इस मामले में, इस पे भी सवाल अभी खड़ा हो रहा है। तो किसानी प्राथमिकता नहीं है हमारे देश की। जय किसान का नारा ये ढोंग है, ये नौटंकी है, ये कहना गलत होगा? नहीं, ये तो थोड़ा इसमें मैं सुधार करना चाहूंगा कि अब तक कोई भी ऐसी सरकार नहीं थी कि जिसकी ये पॉलिटिकल विल थी कि ऐसे कोई सुधार हो। पहली बार एक ऐसी पॉलिटिकल विल जिस सरकार में है, वो सरकार आज सत्ता में है और उसको अगर किसानों ने उनको मदद की होती ये कानून बनाने में, उसको अगर ठीक करने में मदद की होती, तो देश के कृषि का चित्र 2 साल में पूरी तरह बदल सकता है। अगर हमें उन्नति करनी है, कृषि को उन्नत बनाना है, तो कुछ तो बदलाव चाहिए। ये बदलाव लाने के लिए हमें नए कानूनों की जरूरत है, नई व्यवस्था की जरूरत है और वो कोशिश उस पर परमानेंट ब्रेक लग गए क्या अनिल घनवत? नहीं, ये परमानेंट ब्रेक तो हम नहीं लगने देंगे। मैं तो किसान नेता हूं। हम तो, हमारी लड़ाई पिछले 40 सालों से हमारी ये मांग रही है और ये चलती रहेगी। और यूपी पंजाब के इलेक्शन होने के बाद हम दिल्ली में जितने भी लोग ये रिफॉर्म्स के समर्थक हैं, उनको दिल्ली लेके आएंगे और सरकार से विनती करेंगे कि जो रिफॉर्म्स आप तो आवाज आप बुलंद करेंगे। राकेश टिकैत भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है आज।
नए साल में किसान होगा खुशहाल? भरोसा है आपको? 1 साल आंदोलन चलाया, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आवाज आ रही है। आपने मेरा सवाल सुन लिया? जी बताओ। मैं ये पूछ रहा हूं, 1 साल आपने आंदोलन चलाया, इस साल का आखिरी दिन है, साल 2022 में, नए साल में आपको लगता है किसान होगा खुशहाल? ये देश के प्रधानमंत्री ने तो जरूर कहा, देश के प्रधानमंत्री ने तो जरूर कहा कि आमदनी दुगनी हो जाएगी, लेकिन ये हालात तो ज्यादा खराब है गांव के। तो स्थिति ठीक नहीं है गांव की। स्थिति ठीक कैसे होगी? आंदोलन तो वापस ले लिया आपने, घर वापसी हो गई, बदलाव आएगा? ये जो 3 कानून लेकर आए थे, और किसान ने आंदोलन करना सीख लिया, अपनी भाषा में अपनी बात कहनी सीख ली, तो ये लायक ट्रेनिंग हुई किसान की। लेकिन स्थिति ठीक नहीं है, पूरे देश की हालात ज्यादा खराब है, व्यापारियों का, बड़े लोगों का बोलबाला है। ये हालात है। एमएसपी पे कुछ नहीं हो रहा, एमएसपी पे लाभ मिले तो उसकी पॉलिसी देश में बने, उस पर कोई काम नहीं हो रहा। आज भी हम गए देहात में, धान 800 रुपये तक खरीद हो रही है, 800 से 1200 रुपया पे। एक किस्म से लूट होती है। किसान अपना धान नहीं बेच पाता 50 क्विंटल भी, लेकिन बड़ा बड़ा व्यापारी वो 20-20, 30-30 हजार क्विंटल कहाँ बेचता है, उस मार्केट का हमको पता नहीं चला। ये बड़े लोगों की सरकार है, जो बड़ी कंपनियां है ना, वो इस देश को चला रही है। ये देश की जनता, किसान, नौजवान समझ गया। आज कर्जा देने की बात करेंगे, फसलों का भाव देने की बात नहीं होगी। सिर्फ एक कपास के कोई रेट बढ़ गए किसी कारण से, या सरसों के भाव बढ़ गए क्योंकि पाम ऑयल था, वो हमारा फसलें खराब हुई, कैसे भी उसके रेट बढ़ गए। लेकिन जब किसान की फसल बिकी तो 4 और 4,500 हजार में बिकी सरसों, और जब किसान की आ जाएगी क्या 8 और 9 हजार रुपए में बिक जाएगी, कोई गारंटी दे सकता है? किसान के हालात कैसे ठीक होंगे जब तक सरकारों की पॉलिसी ठीक नहीं होगी, हालात ठीक नहीं होंगे। और तो मेहनत की माकूल कीमत की बात कर रहे हैं, पर इसी भरोसे पर तो अपने आंदोलन वापस लिया कि सरकार एमएसपी को, न्यूनतम समर्थन मूल्य को और प्रभावी बनाने के लिए कमेटी का गठन करेगी। 20 दिन हो गए आपके घर वापसी को, क्या कोई राब्ता, कोई वार्तालाप हो रहा है वो कमेटी के गठन को लेकर? बात आगे बढ़ी है क्या? अभी कोई नहीं, अभी उनका कोई जवाब नहीं आया, और कमेटी के गठन पर अभी कोई बात नहीं हुई। हम 15 तारीख को संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है, उसमें हम सलाह करेंगे कि अभी सरकार क्या कर रही है, क्योंकि सरकार को भी 15 दिन का और टाइम है। और नहीं तो हम पूरे देश भर में जाएंगे, इन इशू के लिए पूरे देश भर में जाएंगे, पूरे देश के जनता, किसान, नौजवान, आदिवासी के बीच में जाएंगे। मैं अभी अनिल गंबत से यही बात कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी भी बनाई, सुप्रीम कोर्ट को वो रिपोर्ट सौंपी इन्होंने 19 मार्च को, सील बंद लिफाफे में, वो सील ही नहीं खुली, यानी कि ठंडे बस्ते में वो रिपोर्ट चली गई। आपको डर है क्या कि ये एमएसपी को प्रभावी बनाने के लिए कमेटी के गठन का प्रस्ताव भी ठंडे बस्ते में ना चला जाए? अब आप तो गए, अपने घर चले गए, वापस बुलाना वो बड़ा लंबा खेल हो जाता है ना। नहीं, कोई लंबा खेल नहीं, किसान की समझ में आ गया है सब चीज, कोई लंबा खेल नहीं है। अब हम पूरे देश भर में जाएंगे। एमएसपी का इशू एक चर्चा में आ चुका है, एमएसपी का इशू पूरे प्रेस और मीडिया के समझ में आ गया, और पूरे देश की जनता की समझ में आ गया कि एमएसपी का खेल क्या चल रहा। सस्ते में फसलें खरीदो, महंगे में बेचो, एमएसपी कागजों में दिखाओ, उसकी खरीद ना करो। करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपए का घोटाला एमएसपी में है, जो सरकार से नहीं आएगा, वो बाजार से, और जो बड़ा इंडस्ट्रीज है उससे वो आएगा। ये घोटाला है किस्म का। नहीं, पर जो घर वापसी हुई राकेश, पंजाब में
गुरनाम सिंह चडूनी आते तो हरियाणा से हैं, पंजाब में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। बलबीर सिंह राजेवाल ने भी संयुक्त समाज मोर्चा बना दिया। अब जो आप पर आरोप लगते थे कि राजनीतिक मंसूबे हैं किसानों के या कठपुतली बने हुए हैं विपक्ष के, वो बात भी तो सामने आती दिख रही है। आप ही दो फाड़ हो रहे हैं। नहीं, विपक्ष के साथ में जा रहे भाई, किसी का मन कर ही आया। वे 4 महीने की छुट्टी पे है, उन्हें कहा कि इलेक्शन लड़ेंगे, कुछ लोग गए हैं वो करने, तो भी खेल कूद करी आओगे। 4 महीने की छुट्टी पे है भाई, छुट्टी में अपने घर को क्या कर रहा है तो उसकी तो हमारी जिम्मेदारी है नहीं। आप 5 लोग आप कह रहे थे हमने पंच परमेश्वर नियुक्त कर दिए, उनमें बलबीर राजेवाल गुरनाम सिंह चडूनी दोनों थे ना। अब वो दोनों चुनाव लड़ने लगेंगे और वही सरकार से हर चीज के बारे में बात करें जो मैंडेट आपने दिया था, ये कैसे संभव है? कोई नहीं, दूसरे आ जाएंगे ना। 15 तारीख को चर्चा कर लेंगे, दूसरे आ जाएंगे। संयुक्त मोर्चा नॉन पॉलिटिकल था, नॉन पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल ही रहेगा। जो चुनाव लड़ेगा वो संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा नहीं होगा। वो इस कमेटी का तो नहीं रहेगा जो सरकार से बातचीत करेगी। भाई हार जीत का जो कुछ होगा, जो जीत जाएगा बगल चले जाएगा, कोई हारेगा उस पर सलाह करेंगे क्या करना फिर। नहीं, आप ही तो कह रहे थे कि वोट की चोट के डर से सरकार ने ठीक चुनाव से पहले कानून वापस ले लिए, वरना नहीं लेते। अब आप वोट की चोट करने चले थे, अब आप खुद वोट मांगने लगे। वे भी उसी कैटेगरी में जाएंगे। हमने किसी के लिए वोट नहीं मांगी। चुनाव जो लड़ रहा है हमारे लिए सब बराबर है, हमने किसी के लिए वोट नहीं कहा। और वे छुट्टी पे गए 4 महीने की, उनने कहा कि 4 महीने की छुट्टी पे है। ज्यादा संयुक्त मोर्चा देश का बहुत बड़ा है। अभी 100 के 100% तो किसी का पढ़ भी जाता है तो उसके भी नंबर नहीं रखते, या किसी का आते हैं 100% नंबर भी। अगर 100% नंबर भी आ जाएगा तो पागल हो जाएगा। तो मतलब अभी सिर्फ एक राहत भर है, अभी एक छुट्टी पर हैं आप लोग, फिर से आंदोलन खड़ा करेंगे। लेकिन केसी त्यागी, मेरा सवाल ये, 1 साल तक देश किसानी को समझा भी, कम से कम इस आंदोलन की और कोई सफलता ना हो, एक सफलता ये कि आम आदमी को किसानी और किसान की दुर्दशा समझ में आने लगी। लेकिन अब किसानी का मुद्दा क्या ठंडे बस्ते में जा सकता है? यह खतरा अब मंडराने लगा है कि बात तो हो रही थी, अब हो गया, अब घर वापसी, अब बात खत्म। नहीं संदीप जी, जो अभी अनिल धनवट जी अपना व्याख्यान दे रहे थे, उनसे हमारी संपूर्ण असहमति है। और वो लोग, उनके आंदोलन के साथ शरद जोशी जी जब थे, तो शरद पवार जी और चौधरी चरण सिंह जी के साथ मुझे भी 2-3 मीटिंगों में जाने का मौका मिला था। तो हमारे उत्तर भारत के किसान आंदोलन से भिन्न उनका है। उनका भी आर्टिकल मेरे सामने है कि एमएसपी से कुछ नहीं मिलेगा। तो वो तो बुनियादी तौर पे डिसएग्री करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, मुझे ऐतराज़ इस पर भी है। प्रोफेसर रमेश चंद हैं जो योजना आयोग के हैं, वो कह रहे हैं कि एमएसपी कानून से नहीं होगी, संवैधानिक समस्याएं। तो एक तो मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूं कि आज़ाद गांधी जी के आज़ादी के आंदोलन में जिस तरह से चंपारण और बारडोली ने समूचे देश में किसान क्रांति की थी, ये आंदोलन किसानों के इतिहास के मील का पत्थर बनेगा। गूंगे, बहरे, अज्ञान, अनपढ़ जो कहे जाते थे मेहनत कश लोग का मेरे लोग, एक एक आदमी को पता है। जो चौधरी चरण सिंह छोटू राम कहते थे किसानों के लिए अपनी सभाओं में कि 2 बात सीख लो, एक तो बोलना सीख लो और एक दुश्मन को पहचानना सीख लो। इन्होंने दोनों काम सीख लिए, इसलिए ना तो ये हार मानेंगे और ना ये किसी के बहकाए मांगे। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, मुझे डर ये है, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी का घोषणा पत्र मेरे सामने है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारा किसी राजनीतिक दल से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होगा। अब ये जो किसान यूनियन को जो लोग हैं, इनकी अलग राजनीति है, एसकेएम की अलग राजनीति है। जो लोग हरियाणा में, पंजाब में एनडीए की सरकार को हराने के लिए जाएंगे, हमारी उनसे कोई हमदर्दी नहीं है।
प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखा करके पिछले 7 साल में पहला रिट्रीट है एनडीए गवर्नमेंट का, इसलिए इसका स्वागत करना चाहिए और सरकार से निरंतर डायलॉग बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए। और अच्छा, फिर इसमें और जो एनडीए की विरोधी पार्टी है, फिर उसमें क्या फर्क रहेगा? इस आंदोलन की पवित्रता 2 मांगों पे थी, मैं पहले दिन से कह रहा हूं। एक तो इसको गांधीवादी तरीके से अहिंसक होना है, जो रहा, छुटपुट घटना छोड़ दो, गांधी जी के आंदोलन में अहिंसा के मेरे इसमें कोई फर्क नहीं था, मैं उसके लिए इनको मुबारकबाद देना चाहता हूं। दूसरा, राजनीतिक दलों से ये जितनी दूरी बना करके रखेंगे, इनकी दूरी नहीं बना रहे हैं ना होगी और वो पवित्रता भी कायम रहेगी। नहीं बना रहे हैं, नहीं बना रहे दूरी नहीं बनाएंगे तो फिर इनमें उन पार्टियों में क्या फर्क है जिनके किसान संगठन भी नहीं है। आपने एक और अहम बात कही केसी त्यागी साहब, आपने एक और अहम बात कही कि पहला बड़ा रिट्रीट है सरकार का 7 साल में, और प्रधानमंत्री ने दरियादिली दिखाते हुए, आंदोलन की पवित्रता को सलाम करते हुए ये कानून वापस ले लिए। लेकिन सिर्फ जिम्मेदारी वार्तालाप की क्या किसान संगठनों की है, या सरकार अब एमएसपी को प्रभावी बनाने के लिए कमेटी के गठन का ऐलान करती है? तो राकेश टिकैत कह रहे हैं कोई बातचीत ही नहीं हो रही, उसको जल्द करना होगा ना, वरना बात वो हो जाएगी, वो हमारे इलाके की जो कहावत है, कब 9 मन तेल होगा और कब राधा नाचेगी, कब एमएसपी मिलेगी। लड़ाई तो मेहनत की माकूल कीमत की है ना दरअसल। नहीं संदीप जी, मुझको एक डर और है जो मैं राकेश जी से शेयर करना चाहता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज के मजदूर संगठन पिछले 60 साल से लगे हुए थे, एचएमएस, एचएमकेपी, एआईटीसी, इंटक, सीटू, और लाखों करोड़ों मजदूरों के जलूस देश भर में निकलते थे। दर्जनों बंद का मैं हिस्सा रहा हूं, मजदूर बंद का, किसान बंद नहीं होते थे पहले। आज कहां हैं वो? चूंकि वो पॉलिटिकल पार्टीज के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बन गए। इसकी पवित्रता, इसकी श्रेष्ठता, इसकी कामयाबी, जितनी दूरी पॉलिटिकल सब पार्टियों से जितनी बना के रखेंगे उतनी ही ये कामयाब होगी। पॉलिटिकल पार्टीज के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जिस दिन बन जाएंगे, इनका वही असर होगा जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट का हुआ था। इसलिए राकेश टिकैत जी अपने आप को बचा के रखे हुए हैं, इनको मैं सलाम करता हूं। लेकिन पंजाब और हरियाणा के हमारे जैसे जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, हम एनडीए में हैं और चाहते हैं कि सब जगह एनडीए की सरकार बने। ये बात आपने कही, मेरा सवाल ये कोई है दिन नहीं था। केसी त्यागी साहब, मेरा सवाल ये है कि नए साल में किसान होगा खुशहाल? सवाल ये है, खुशहाल तब होगा ना जब मेहनत की माकूल कीमत मिलेगी। इसके लिए कदम ताल करने की जरूरत है ना, ठंडे बस्ते में ना डाला जाए इस मुद्दे को। यह जिम्मेदारी किसकी है कि ये ठंडे बस्ते में ना डाला जाए? कैसे डालेगा? सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार इंटरेक्शन करेगी, बातचीत होगी। और एमएसपी भी अब अकेला मुद्दा नहीं है। किसान यूनियन का घोषणा पत्र मेरे सामने रखा है। रोल ऑफ एग्रीकल्चर क्या होगा, परचेजिंग पावर ऑफ द किसान क्या होगी, एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या होगा, एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री में एग्रीकल्चर को महत्ता मिलेगी या इंडस्ट्री को मिलेगी, कैपिटल स्टारवेशन जो है एग्रीकल्चर में वो कुछ कम होगा। मेरे से अच्छा तो ये अपने शर्मा जी बताएंगे इन सब चीजों को। तो खाली एमएसपी तो उसका एक मील का, तो उसके लिए जमीन तैयार करने की जरूरत है ना। मैं उसी बात पर आ रहा हूं, सरदार आरपी सिंह, जमीन तैयार करनी होगी ना। चलिए, कानून वापसी हो गई, किसान नेताओं की घर वापसी हो गई, किसानों की घर वापसी हो गई, लेकिन मुद्दे तो जस के तस बने हुए हैं ना। जो किसानों की दुर्दशा है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, देश भी जानता है, सरकारें भी जानती हैं। उनके उत्थान के लिए अब बैठकर कुछ मगजमारी करनी पड़ेगी ना। संदीप भाई, तो आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने साल के अंतिम दिन भी एक ठीक विषय पकड़ा, और वो बहुत जरूरी विषय थी। मैं मतलब आपको सच में दिल से बधाई दे रहा हूँ। आपने सारा साल 2 साल लड़ाई लड़ी और लगातार आप किसान और पेट्रोल की चिंता करते हैं, लगातार देश की आर्थिक व्यवस्था ठीक हो। और कम चैनल है, कम लोग हैं जो इस प्रकार से देश के जो मूल मुद्दे उन पर बातचीत और चिंता करते हैं। और आपको सच आज आखिरी दिन विषय देने की बधाई, और एक अच्छा पैनल जिसमें त्यागी जी हैं, एक एक्सपर्ट है हमारे खेती किसान से 2 एक्सपर्ट हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं और खुद बड़े किसान नेता भी हैं।
पर मैं खुद मानता हूं कि ये कोई अंत नहीं है, ये ऑनगोइंग काम है, तो ये ऑनगोइंगली चलना चाहिए, लगातार निरंतर इस पे काम होना चाहिए। और मैं चाहूंगा टिकैत साहब, आप अगर अच्छा होगा कि आप सरकार के साथ बैठकर कैसे सब कुछ ठीक हो सके, मतलब किसान फोकस हो देश का, किसान के आधार पर ही देश की इकॉनमी आगे प्राप्त हो, इसकी चिंता कर सके। हम तो चाहते हैं ये हो, और आप उसमें योगदान दें, प्रतिपक्ष की टकराव की जगह योगदान दें, टकराव से नहीं। और उसमें राजनीति को जो संदीप भाई कह रहे थे और जो त्यागी जी कह रहे थे, उसमें राजनीति थोड़ा दूर रखे, क्योंकि ध्यान रखिए आजादी का आंदोलन कांग्रेस ने चलाया, पर उसका कांग्रेस सत्ता में फिर क्या दुर्दशा हुई, तो कांग्रेस ने क्या किया सबको जानकारी है। इसी प्रकार दिल्ली में एक आंदोलन चला, उसके कारण से एक पॉलिटिकल पार्टी हो गई। हम इस बात की भी, अगर आप, मुझे पता नहीं आगे आपका मन कैसे होगा क्या नहीं होगा, अगर आप अपने आप को राजनीति से बाहर रखेंगे और किसानों के मूल मुद्दों पर ही काम करेंगे और इस पर लगातार अच्छा काम करेंगे, तो लोग आपको आपके पिताजी की तरह याद करेंगे। जैसे मतलब मैं खुद बता रहा हूँ, मैं आपके पिताजी के आंदोलन में हिस्सेदारी कर चुका हूँ जब वो बोट क्लब पे आए थे, और मैं लगातार कई रातें उनके साथ वहां पर रहा। तो विषय वापस ये है कि करे क्या, और सरकार की मंशा है, मैं आज आपके चैनल पर स्पष्ट कह रहा हूँ, सरकार की पूरी मंशा है कि किस प्रकार किसानों के हित में लगातार हो और छोटे से छोटे किसान के हित में ज्यादा काम हो। इसलिए जब किसान, आपको लगता है वो छोटी सी बात है, पर किसान सम्मान निधि जरा पूछिए किसान से, जो छोटा, जो 1 बीघे किसान, उसके किसान सम्मान निधि कितने, 2 बीघे किसान की सब किसान सम्मान निधि कितना मायने रखती है, जो 10.5 करोड़ किसानों को जनरली मिलते है कितना मायने रखता है। जब किसान के खाते में सीधा पैसा जा रहा हो, उसके खाते में जो उसकी उपज उठाई जाती है उसका पैसा सीधा जाता है, और आरती के पैसे में, आरती खाते उसका पैसा जाता हो, तो कितनी, ये अभी शुरू में दिक्कत आएगी। ये अभी एक ट्रांजिशन फेज है, तो इस ट्रांजिशन फेज में हो सकता है 6 महीने 2-3 फसलों 2-3 क्रॉप में दिक्कत आएगी, परंतु अंततः इसका लाभ किसान को होने वाला है, क्योंकि जब उसके खाते में पैसा सीधा जाएगा और उस पैसे से अपने आगे के प्लानिंग कर सकेगा, और आगे के उसको ऋण लेना है नहीं लेना, वो सब उस खाते में आएगा, तो हो सकेगा। हरियाणा की, मुझे याद है कांग्रेस पार्टी के नेता सबके सब दिल्ली आकर यहाँ पे घुटने टेक बैठे रहे, इसको आप टाल दो, इसको आप कृपा कर नहीं, राजनीति में मैं घुसना ही नहीं चाहता हूँ सरदार आरपी सिंह। आपने कई अच्छी बातें कही, देखिए, पर वस्तु स्थिति क्या है। एक बात, छोटी बात, हाँ करिए, पूरी कीजिए। एक छोटी बात, मैं तो आप आज तो इतने बड़ा अच्छा पैनल आपके, उसके बाद आप शर्मा जी को बोलेंगे, इससे अच्छे पैनल से मैं तो उनको फॉलो करता हूँ लगातार ट्रिब्यून के दिनों से। तो जो विषय है वो है कि हम क्या क्या करें, उस सब्जेक्ट पर पॉइंटेड डिस्कशंस करें। हाँ। उस पर लगातार एक छोटी, उस पर मैं चाहूंगा विपक्ष भी उसमें पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करे। वो ये नहीं कि जब एग्रीकल्चर पर स्टैंडिंग कमेटी हो तो जो मेंबर हो वो आई ना, या वो जब एग्रीकल्चर पर डिबेट हो तो जो की लोग हैं विदेश चले जाए, वो ये ना हो। और उस पर मैं चाहूंगा किसान आंदोलन के जो लोग हैं, अब जो बचेंगे, पता नहीं कितने लोग बचेंगे चुनाव के चुनाव लड़ने जाएंगे, ये पहली बार सुनो कि 4 महीने की छुट्टी हो सकती है और वापस आ सकते हैं, ये भी वैसे अजब सी चीज है, मैंने आज तक सुनी नहीं कभी कि आंदोलन से 4 महीने की छुट्टी में फिर वापस आ जाए। थोड़ा संक्षेप में करिए ना, अभी सवाल बहुत हैं। हाँ, सुनिए आपके सब सवालों को जाऊंगा। तो इसलिए अच्छा होगा कि ये जो किसान आंदोलन के लोग हैं ये बैठे, इस पे एक्सपर्ट लोग बैठाए, इसमें सरकार के पास एक ड्राफ्ट लेकर जाए ढंग का कि ये हमारा ड्राफ्ट है, हम ये चाहते हैं, और सरकार उसको श्योरली पॉसिबली लेगी। तो सरकार की भी तो जिम्मेदारी है ना सरदार आरपी सिंह। देखिए, मेरा सवाल ये है, वस्तु स्थिति क्या है? हो रहा है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, दिया जा रहा है किसानों को सम्मान निधि, लेकिन 27 रुपए किसान की आय है, प्रति किसान 27 रुपए आय है, 74,171 रुपए का कर्ज है। और क्या वही, मतलब पुराने ढर्रे पर आ गए क्या? कानून वापसी हो गई, एमएसपी को प्रभावी बनाने के लिए कमेटी का अभी तक गठन नहीं हुआ है, तो किसान खुशहाल कैसे होगा? बात वहां अटकी हुई है ना। या जो डॉक्टर अनिल घनवत बोले, ना सरकार, ना सुप्रीम कोर्ट और ना ही किसान संगठन इस बाबत असल मुद्दे को लेकर गंभीर है। मैं तीनों को जोड़ रहा हूं। अच्छा, अनिल घनवत एक किसान नेता है, ये तो मानते हो आप? जी। और एक वो भी मानते हैं कि जो वो गलत हुआ, क्योंकि अगर ये बिल वापस हुए, ठीक है, सरकार ने वापस लिए, तो मैं पूछना चाहूंगा क्या आज भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं हो रही? क्या उसमें नुकसान किसका हो रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में? अगर आप किसानियत की बात करेंगे, जैसा चलिए मैं पंजाब के गांव दिखाता हूँ, यहाँ आज भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से पूरा किसान का नुकसान होता है उसमें, परंतु क्योंकि उसके सारे क्लॉजेस इस प्रकार के हैं जो कि किसान के पक्ष में नहीं है, जो ठेकेदार के पक्ष में है। चलिए, आई एम ग्लैड आपने ये बात मानी। सर,
मैं खुद भुक्तभोगी हूँ सर। मैं तो पूरे प्रोसेस का निकला हुआ व्यक्ति हूँ। नहीं, डॉक्टर अनिल घनवत ने एक और बात कही ना, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट वो दोबारा प्ले में आ गई है। अब वो फिर से दालों को, तिलहन को उसमें डाल दिया, किसानों का फिर नुकसान होने लगा, तो बैक टू स्क्वायर वन हो गया। वो बैक टू स्क्वायर वन ना हो, इसके लिए एक पॉजिटिव तरीके से, एक जैसे आप डिबेट करते हैं, ये थोड़ी इसको भी और छोटा करें, जिसमें 2 या 3 लोग बुलाए, 1 to 1 करके डिबेट करें और सब्जेक्ट को थ्रेशोल्ड करके लेकर जाए। उसमें सरकार के लोग भी आएंगे, पॉलिटिकल पार्टी के लोग छोड़िए, सरकार के लोग भी आएंगे, सरकार के लोग भी अपना पक्ष रखे, समझे, उससे ही रास्ता निकलेगा। झगड़े से कोई, हम तो चाहते हैं बिल्कुल झगड़े से कोई रास्ता नहीं निकलता। आपका वैलिड पॉइंट है अभय दुबे। राजनीतिक नफे नुकसान से ऊपर उठकर सभी को सोचने की जरूरत है ना। जमीन तो वो तैयार हो गई, लोगों के समझ में आ गया किसानी की दिक्कतें क्या हैं, परेशानियां कहां पर हैं, लेकिन अभी भी हम क्या गोल गोल ही घूम रहे। देखिए संदीप चौधरी जी, मैं तो नए वर्ष की सभी साथियों को अग्रिम शुभकामनाएं दें। बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम आज घटा है आपके डिबेट शो में। वो जो कमेटी जो जिसको बनाया था, जिसमें अनिल घनवट साहब थे, और जो आशंका सब लोग व्यक्त कर रहे थे, आज उन्होंने उस बात को सिद्ध कर दिया। इन सारे कानूनों में उन्होंने एकमात्र विषय का उल्लेख किया, क्योंकि सब लोग कह रहे थे कि जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसका 33B एंट्री है, जो ट्रेड एंड कॉमर्स है, फूड स्टॉक, ऑयल सीड्स और इनको लेकर जो प्रोविजन था, उसमें गलत तरीके से केंद्र सरकार ने कानून बनाया, उनको अधिकार नहीं था, और आज इस बात को सिद्ध किया। सिर्फ उन्होंने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का जिक्र किया, क्योंकि मैं हर डिबेट में कह रहा हूं, मोदी सरकार ने खुद में माना लोकसभा में कि वो सारे प्रोविजन पहले से स्टेट्स के लेवल पर इंप्लीमेंटेड है और ये उनका अधिकार था। अब वो जो बात बता रहे हैं उसका कॉन्ट्रडिक्शन देखिए। मोदी सरकार के आते ही आई थी शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट। शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट अगर पढ़ोगे, मैंने वो पैराग्राफ आपकी डिबेट में पढ़कर सुनाया भी है, उसमें आरोप लगाया था मोदी सरकार पर कि जब किसानों की फसलें आने के पहले आप जो कमोडिटी का प्रोडक्शन अच्छा है उसमें भी आप इंपोर्ट की जो छूट दे रहे हो उससे प्राइसेस क्रैश हो रहे हैं। सीएसीपी ने, लागत और मूल्य आयोग ने यह आरोप लगाया था मोदी सरकार पर कि आप जो खरीद रहे हो अनाज, उसको ऐसे समय खासकर दालों को बाजार में उतार रहे हो जब किसानों की फसलें आने वाली थी और प्राइसेस क्रैश होते हैं। और यही मॉडस ऑपरेंडी आरोप था किसानों का कि बड़े धनपतियों का है, अगर इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में उनको छूट दोगे असीमित मात्रा के भंडारण की, तो वो प्राइसेस को क्रैश करेंगे। जब तक कि अगर आप ये कानून समर्थन मूल्य का नहीं बना देते कि इससे नीचे खरीदने पर वो अपराध होगा, तब तक इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के इस छूट को देना खतरे से खाली नहीं है, किसान बर्बाद हो जाएगा। मैं 2 छोटी सी रिपोर्ट का उल्लेख करता हूं। हाल ही में अभी मोदी सरकार ने बताया है, जो एनएसएसओ का 68 राउंड था 2013 का, उसमें बताया था कि 59.4% जो किसान लोग हैं हिंदुस्तान के, वो खेती में काम करते हैं। अभी 2020 में जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की रिपोर्ट आई है, जिसमें एग्रीकल्चर के एस्पेक्ट को उन्होंने बताया कि उसमें से 5% मतलब 55% लेबर फोर्स जो है, काम करने वाले लोग हैं, वो एग्रीकल्चर में रह गए हैं। इस दौरान 5% लोग कम हो गए खेती में से। कब? जब मोदी जी ने फरवरी 2016 में बरेली की रैली में घोषणा की थी, आज आखिरी दिन है उस डेडलाइन का कि मैं आमदनी 2 गुनी कर दूंगा। अभी आपने उल्लेख किया कि 27 रुपए प्रति किसान की प्रतिदिन की इनकम रह गई है, और 16 रुपए जो दूध निकालने वाले किसान है उनकी आमदनी रह गई है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर मोदी सरकार ने इनपुट कॉस्ट खेती की बढ़ा दी। नहीं, मेरे मूल सवाल का जवाब नहीं दिया अभी अभय दुबे। देखिए, ये जानकारी अब देश को हो गई है कि किसान का हाल क्या है। ये जय किसान हम कहते रहे, ये जय किसानी तो हो नहीं रही। सवाल ये है कि जो ये आंदोलन चला, और इतना बड़ा आंदोलन आजाद भारत के इतिहास में नहीं हुआ, तो क्या समाधान भी निकलेगा, या कानून वापसी, आंदोलन वापसी, किसानों की घर वापसी, बात खत्म? नहीं, देखिए संदीप चौधरी जी, मैं बड़ा उम्मीद आशावान हूं, और मेरी राय सबसे अलग है। 100% किसानों को अधिकार है प्रत्यक्ष रूप से प्रजातंत्री व्यवस्था में, राजनीति में अपनी हिस्सेदारी तय करने का।
देश का भाग्य जिस विधा से तय होता है उससे आप किसानों को अलग नहीं रख सकते इस सीमा पर कि वो आंदोलन का हिस्सा है इसलिए राज नहीं लेना चाहिए। जो महात्मा गांधी कहते थे कि मैं तो चाहता हूं, देखना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में जो सरकार है वो किसान ही निर्धारित करे और किसान उसका संचालन करे। एक बात से मैं सारी बात से त्यागी साहब की सहमत हूं, एक बात से असहमत हूं कि प्रधानमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाया। प्रधानमंत्री जी ने 700 किसानों की शहादत तय की, सिर फोड़कर लहूलुहान कर दिया, उन पर जीप चढ़ाकर रोन चढ़ दिया। इतना बड़ा दिन दिखाया क्या प्रधानमंत्री जी ने? ये एक स्कार है जो जीवन पर्यंत किसानों के माथे पर बना रहेगा। सारी राजनीतिक जमात इस मुद्दे को प्राथमिकता देगी, देनी चाहिए। सब मिलकर बैठ सकते हैं क्या? देखिए, हम शुरू से राहुल गांधी जी ने साफ किया है, जब जमीन हड़पने के कानून लाए थे तब भी हम उतरे थे और आज भी हम तत्पर और तैयार हैं। और एक स्वर में सबने कहा है कि आप बनाइए कानून। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि हम आपको माला पहनाने आएंगे, आप किसानों के हित में ये फैसला लीजिए। आज भी कह रहा हूं, समर्थन मूल्य का ये तो सरकार ने चुनाव की हार की दर से कानून वापिस लिए हैं। संदीप चौधरी जी, ये गलतफहमी में देश को नहीं रहना चाहिए। ये सिर्फ चुनाव की हार को ही समझते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में हार गए तो विश्वास मानिए इस देश में समर्थन मूल्य को अनिवार्य करने का कानून भी मिल जाएगा। और जीत गए तो बात खत्म। आप ये आरोप लगा रहे हैं। आरपी सिंह, रिस्पॉन्ड कीजिए 30 सेकंड में, उसके बाद देवेंद्र शर्मा। चुनावी हार जीत से जुड़ा है क्या किसानी का कल्याण? मुझे इसमें मैं माफी चाहता हूँ, शायद इनको जानकारी नहीं। जैसा अकाल तख्त साहब इनके तो महत्व रखते नहीं, इनके लिए तो अकाल तख्त की महत्व तो अकाल तख्त तोड़ दिया था, धरादेश जारी कर दिया था। उनके जत्थेदार साहब है, उनका क्या बयान था कि किसान आंदोलन का उपयोग कुछ लोग सरकार के विरोध में नहीं, हिंदू समाज और सिखों में एक बंटवारा करने के लिए कर रहे हैं। मेरा बयान नहीं, जैसे अकाल तख्त तो सर्वोच्च सिखों के नेता या सिखों के धर्म गुरु माने जाते हैं। यूपी की बात हो रही थी अभी। मैं सर एक मिनट, आप उसको, आपको लगता है कि जो पंजाब का विषय वो छोटा, पंजाब कांग्रेस के यूपी की बात हो रही थी। अभय दुबे ने आरोप लगाया, मैं चाहता हूँ आप रिस्पॉन्ड करें कि यूपी में हार गए तो एमएसपी बन जाएगा कानून। माफी चाहता हूँ संदीप चौधरी, आपको लगता है देश यूपी से बड़ा है क्या? जो करने जा रहे थे कांग्रेस ने किया, जो कांग्रेस ने करवाया पंजाब के अंदर, वो सारे देश से मुक्त है वो, और आज का मुक्त है देश को। वो आपको लगता है छोटा बड़ा विषय? वो इतना बड़ा विषय किया उसका यूपी से कर रहे बात को, इतना बड़ा विषय कि आप सोच नहीं सकते। जैसे अकाल तख्त का मैं आपको सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ, पढ़ लीजिए और चलाइएगा वीडियो, कृपा करके राजनीति देखा, मैं भेज रहा हूँ आपको वीडियो, तो आंखें खुल जाएगी। आप मतलब सो नहीं सकेंगे उस वीडियो को सुनने के बाद। जैसे अकाल तख्त साहब ने कहा, कोई इन्हों तो अकाल तख्त को तोड़ा था, इनको क्या पता अकाल तख्त की महत्वता क्या होती है, सिखों में क्या महत्वता होती है? 700 किसानों की जान भी गई, किसानों को रौंदा भी गया, वो भी छोटा मुद्दा नहीं है। आपका गुस्सा, आपकी परेशानी जायज है, लेकिन विषयांतर ना कीजिए। सवाल ये पूछा जा रहा है, आप पर आरोप लगाया गया कि यूपी में हार गए तो कानूनी जामा पहना दिया जाएगा एमएसपी को, जीत गए तो बात ही खत्म। मैं इस पे रिस्पॉन्स चाह रहा हूं। 70 साल तक, अरे एक मिनट सुनिए जी, कांग्रेस 70 साल तक यहाँ पे रही, इन्होंने क्या किया ये बता दीजिए। हम तो फिर भी कुछ ना कुछ नई नई चीजें ढंग से प्रधानमंत्री जी बार बार किसानों के लिए करते हैं। वो बेशक कोटेड यूरिया हो, वो बेशक हर तो मतलब सरकार सुनने को तैयार है, ठीक है। मैं सीधा जवाब चाह रहा था, लेकिन देवेंद्र शर्मा, क्या किसानी की समस्याओं के हल की ओर जा रहे हैं हम? देखिए संदीप जी, ये आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि, और जैसा आप पहले हर बार बोलते हैं, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या किसान की इनकम जो है 2022 में दुगनी हो जाएगी और क्या किसान खेती के संकट से बाहर आ जाएगा। इस आशा के साथ तो सभी किसान बैठे हुए हैं, सोचकर इस पे प्रयास करेंगे कि भाई ये किसी न किसी तरीके से सरकार और किसान इकट्ठे बैठें और इसका समाधान ढूंढें। लेकिन एक बात मैं पहले कहना चाहता हूं कि अक्सर ये कहा जाता है कि भाई ये तीनों लॉज जो वापिस हो गए हैं, इससे यू आर बैक टू स्क्वायर वन, ये तो हम सब मानते हैं, तो इससे किसानों को फायदा क्या हुआ? ये सवाल अक्सर मेरे से ही पूछा जाता है और मुझे लगता है कि बहुत से लोग इस सवाल को झेलते होंगे। देखिए, किसानों को फायदा यह हुआ कि अगर ये लॉज इंप्लीमेंट हो गए होते तो लेट मी मेक इट क्लियर कि जो दुनिया में किसानों की जो तबाही हो रही है उससे किसान बच गए। अगर ये लॉज रह गए होते तो आज किसानों का संकट भी इतना गंभीर हो जाता, जो कि अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन सब मुल्कों में है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां खेती से लोग निकलकर बाहर आ गए हैं,
अमेरिका में तो मात्र 1.5% लोग जो हैं अब खेती में रह गए हैं, कनाडा में मात्र 1.7% रह गए हैं, ऑस्ट्रेलिया का आप हाल देख लीजिए, ये 150 साल के मार्केट रिफॉर्म्स के बाद ये हाल है। तो मेरा कहना है कि मजदूर बन जाता, आप ये कह रहे हैं। देखिए हमारे देश में आज 50% किसान अगर हम मान के चलते हैं, अगर उसमें से भी हमारे भी उस गति से, जिस तरीके से अमेरिका में खेती से लोग बाहर हुए हैं, गेट बिग और गेट आउट कहा जाता था, वहां अमेरिका में हुआ, यूरोप में हुआ, कनाडा में हुआ, वहां के अगर आप नेशनल फार्मर यूनियंस की रिपोर्ट उठा लीजिए, उनके डॉक्यूमेंट उठा लीजिए, मैंने अमेरिका के, कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया के, यूरोप के नेशनल फार्मर्स यूनियन की स्टडीज की हैं। वो 2000 में कह रहे हैं, सन 2000 2005 में, कि उनके पिछले 20 साल में एग्रीकल्चर की तबाही हो चुकी है। और वो क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मार्केट रिफॉर्म्स ने हमें खोखला कर दिया है, हमें चाहिए तो गारंटीड इनकम चाहिए। ये कनाडा की रिपोर्ट तो रिफॉर्म्स तो रुक गए देवेंद्र शर्मा, लेकिन रिफॉर्म रुकने से ये कानून, ये किसानों को पसंद नहीं थे, लेकिन मौजूदा हालत ही तो जिम्मेदार है ना कि 4 लाख किसान 20 साल में आत्महत्या कर लेते हैं। तो हम कोई नया रास्ता तलाशने की राह पर हैं क्या बतौर देश? मेरा सवाल ये है। ये बहुत बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि आपने कहा कि वी आर बैक टू स्क्वायर वन, 4 लाख किसान जो है आत्महत्या कर चुके हैं इतने दशकों में भारत में। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन रिफॉर्म्स का मतलब ये नहीं होता कि प्राइवेटाइजेशन इज नॉट रिफॉर्म। ये किसने कहा हमें कि रिफॉर्म्स का मतलब है कि प्राइवेट कंपनियां आएंगी तभी रिफॉर्म्स होते हैं? मेरा मानना कि एमएसपी को अनिवार्य करना, उसके नीचे खरीदना हो, वो एक रिफॉर्म है। क्यों हम उस रिफॉर्म को नहीं, उसकी तरफ नहीं चलते हैं? और जहां पर किसानों के रकबा जो है, उनका खेत का आकार बहुत कम है और बहुत से मेजॉरिटी किसान हमारे उस लेवल में आएंगे, उनको डायरेक्ट इनकम सपोर्ट को दोबारा ठीक करके हमें उनको देना पड़ेगा ताकि उनको एक एडिक्वेट इनकम सपोर्ट मिल पाए। तो ये 2 प्रोंग, जिसको कहते हैं 2 प्रोंग्ड स्ट्रेटेजी, ये हमें अडॉप्ट करनी पड़ेगी। ये भी तो रिफॉर्म है। किसने कहा कि रिफॉर्म का मतलब यही है कि बड़ी कंपनियां? पॉइंट लग रहा है आपका। अनिल गणवत रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। रिफॉर्म का मतलब निजीकरण ही क्यों है किसी भी चीज का, और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा क्यों नहीं पहनाया जा सकता? मैं पॉइंटेड रिस्पांस चाहूंगा आपका। ये किसने कहा कि रिफॉर्म्स मतलब निजीकरण है? अरे रिफॉर्म्स मतलब खुला मार्केट है, किसानों को कहीं भी बेचने की आजादी है, वो किसे भी बेचे। ये किसने कहा कि ये निजीकरण है? निजीकरण तो बिल्कुल नहीं है। और एक बात देवेंद्र शर्मा जी ने कही कि पश्चिमी देशों में लोग खेती छोड़ के बाहर जा रहे हैं। मैं 8 दिन पहले अमेरिका से एक आया युवा किसान से बात कर रहा था, वो इंडिया में आया है, तो उसने कहा कि लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो मैंने पूछा आर दे अनहैप्पी? नहीं, वो तो खुशी से जा रहे हैं, उनको अलग कुछ करना है इसलिए वो खेती छोड़ रहे हैं। हमारे देश में दिक्कत यह है कि हमें कुछ ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर जो खेती छोड़ रहे हैं वो खुशी से छोड़ रहे हैं, मजबूरी में छोड़ रहे हैं, क्योंकि खेती में कुछ बचता ही नहीं। में छोड़ रहे हैं, यहाँ जो छोड़ रहे हैं वो मजबूरी में, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि उन्हें तो ऐसा मेहनत की माकूल कीमत नहीं मिलती। दूसरा कुछ नहीं, बाजार तय करेगा मेहनत की माकूल कीमत, या सरकार की इंटरवेंशन भी जरूरी हो जाती है? डॉक्टर अनिल गणवत। नहीं, यहाँ तो हम ये कह रहे हैं कि सरकार इंटरवेंशन बिल्कुल बंद कर दे। अगर सरकार इंटरवेंशन नहीं करती तो एमएसपी से 3 गुना 4 गुना ज्यादा पैसा मिलता है किसानों को। अब इसमें देखो कपास के दाम अब 10,000 के करीब गई है। कल महाराष्ट्र में 9,700 रुपए बिकी कपास। और जो 800 रुपए में धान खरीदी हो रही है वो कहाँ हो रही है? 800 रुपए में धान की खरीदी होती है ना, 850 में मक्का भी खरीदी गई, 1,000-1,200 में गेहूं खरीदा गया। ये भी इसी देश में हो रहा है ना? हाँ, ये भी इसी देश में हो रहा है, लेकिन ये गवर्नमेंट इंटरवेंशन की वजह से है। अगर कोई ये स्टोरेज करना चाहता है तो गवर्नमेंट कभी भी स्टॉक लिमिट लगा देती है। ठीक है राकेश टिकैत, तो क्या मेहनत की माकूल कीमत मिल पाएगी? बातचीत के लिए आप तैयार हैं? आप प्रपोजल लेकर क्यों नहीं चले जाते सरकार के पास? अरे किसके पास में जाए? सरकार है कहाँ? सरकार को तो पिछले 1 साल से ढूंढ रहे हम, 22 फरवरी के बाद से सरकार को ढूंढ रहे, सरकार नहीं मिली, सरकार नहीं मिल रही, सरकार को तो तलाश कर रहे हैं। ये जब तक गणगढ़ जैसे उनके एडवाइजर होंगे देश बर्बाद होगा। ये कौन से स्कूल में पढ़े हैं यूनिवर्सिटी में? इनको आपको नहीं पता, इनको हम जानते हैं, इनकी क्लास हमने अटेंड करी है। ये जो बैल आप इसमें दिखा रहे ना चलते हैं, हम ये बैल गाय का बछड़ा कितना दूध पीता है,
अगर उसने 2 लीटर दूध रोज किया तो उसकी कीमत लगाते हैं कि इतना नुकसान किसान को है। ये तो व्यापारी का सपोर्टर है, ये कहाँ रास्ता बैठने देंगे? भला हो पाएगा किसान का नए साल में? राकेश टिकैत, नए साल में आंदोलन के लिए किसान तैयार है और अपना जवाब सरकार उसके लेने के लिए सक्षम देश का किसान नौजवान हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिर से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, और नए साल में देश का किसान बने खुशहाल, ये हमारी कामना है, ये हमारे अन्नदाता हैं। लेकिन इसके लिए सरकारों को, राजनीतिक दलों को, किसान संगठनों को साथ बैठना होगा। सही मायने में यही देश हित है। हो पाएगा क्या, इसकी कामना करता हूं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।